कल हम लोग बातें किए थे एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसका हम लोग क्या देखे थे, ग्राफ भी देखे थे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के। कल हम बात ये कंफर्म करके रखे, सीख के रखे कि जब कोई बॉडी ऑसिलेट कर रही होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही होगी, तो उसका जो टोटल एनर्जी जो होता है वो किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर। लेकिन उसके अंदर पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंटरचेंजेस होती है। जब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हाई होता है, तो काइनेटिक एनर्जी लो, काइनेटिक एनर्जी हाई तो पोटेंशियल एनर्जी लो, लेकिन आउटपुट इक्वल, दोनों के सम के बराबर। ये बातें हम सीख के रखे हैं। आज हम शुरू करेंगे ये स्प्रिंग इन अंडर SHM। क्या हमारा जो स्प्रिंग है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को फ्लो करता है? समझ पाई मेरा बात को? तो इसी बात को आज हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन को फ्लो करने के लिए दो रूल हमने सीख के रखा है। कौन कौन सा वो दो रूल है बताइए, कौन कौन सा वो दो नियम है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। जितना हम डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाएंगे उतना क्या बढ़ेगा, हमारा फोर्स बढ़ेगा। दूसरा कंडीशन क्या था इसका, फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू द मीन पोजीशन। हमेशा जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वो किधर होता है, मीन पोजीशन। अगर ये दोनों कंडीशन को स्प्रिंग फुलफिल करता है तो ये क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो यही चीज को आज हम क्या करेंगे, पता करेंगे कि जो स्प्रिंग है वो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है। ठीक, देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये हम लोग का मीन पोजीशन है कि नहीं? जब हम इसको क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, खींचेंगे, तो ये स्प्रिंग आगे की ओर बढ़ेगा। ये देखिए, है कि नहीं? फिर खींच के जब हम छोड़ देंगे तो ये हमारा जो ब्लॉक है वो पीछे की ओर चलाएगा। ये बातें हम कल भी बात किए थे इसके बारे में, समझ में आया? तो ये मीन पोजीशन से आप जितना इसको खींचे इधर इस डायरेक्शन पे, वो इसका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे एक्स से। अब इसको खींच के छोड़े तो इस स्प्रिंग पे रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है, और रिस्टोरिंग फोर्स के कारण ये ब्लॉक को ये क्या करेगा, पीछे की ओर खींचेगा। यानी कि इस डायरेक्शन पे आपका क्या लगने वाला है, फोर्स लगने वाला है। आपने इधर फोर्स लगाया तो स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा। मीन पोजीशन से आप जितना दूरी ब्लॉक को खींचे वो उसका क्या कहलाया, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट कर दिए, एक्स से रिप्रेजेंट कर दिए। क्लियर? जैसे ही फोर्स को यहाँ पे इधर लगा तो ये हमारा स्प्रिंग अंदर की ओर घुस जाता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा देरी के लिए रुकता है, फिर आगे फिर पीछे, इस तरह से क्या करती है, ये ऑसिलेट करती है। क्लियर? चलिए ये फिगर को जल्दी से ड्रॉ कीजिए। जानकारी के लिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ जो आपको एक्स दिखाई देता है ये एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और एफ का मतलब जो समझ में आता है, फोर्स। हो गया?
सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमेशा क्या होती है, दो कंडीशन होती है। अगर ये दोनों कंडीशन को स्प्रिंग फुलफिल करता है तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। और ये दो कंडीशन हमारे पास में कौन कौन सी थी? टू कंडीशन। दो कंडीशन। पहला कंडीशन क्या था? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहां पे कौन है? एक्स। दूसरा कंडीशन क्या था? फोर्स इज डायरेक्टेड टूवर्ड मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, ये दो कंडीशन। हो गया? अब जानते हैं, वी नो दैट F इक्वल टू माइनस के एक्स निकाल के रखे हम लोग, है कि नहीं? ये इक्वेशन फर्स्ट। के यहां पे क्या है? कांस्टेंट। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? अपोजिट डायरेक्शन। जो हमारा फोर्स लगेगा वो हमेशा किधर लगेगा? अपोजिट, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट। सिर्फ माइनस से हमको और कोई मतलब नहीं है, माइनस का मतलब अपोजिट। अगर यहां पे के कांस्टेंट हुआ, समझिएगा, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्स। बात पकड़ में आया? ये इक्वेशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं। के यहां पे क्या है? कांस्टेंट। अगर के कांस्टेंट हुआ तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्स। एक्स यहां पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट। मतलब स्प्रिंग हमारा पहला कंडीशन को पूरा कर रहा है। नहीं समझ में आया? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्स। अगर के कांस्टेंट तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्स। हो गया? इसका मतलब ये हुआ, अगर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्स, मतलब इसमें जो फोर्स हमारा लगेगा वो भी किधर लगने वाला है? अब मीन पोजीशन की ओर लगने वाला है। अगर ये दोनों कंडीशन को पूरा करता है तो स्प्रिंग हमारा अंडर SHM है। तो लिख देंगे, इट मीन्स दिस मोशन of spring under SHM. Clear? Yes, sir. We also know that T equal to बताइए जल्दी। 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन, ये इक्वेशन भी कल फाइंड करके रखे हैं। क्लियर? आगे ध्यान दीजिए इधर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपको दिखाई देता है? नेगेटिव साइन से हमको कोई लेना देना नहीं है, ये हम बार बार बोल रहे हैं। जब भी हम उठाते हैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड के टर्म में उठाते हैं। कल हम ये बातें लिख भी चुके हैं पीछे, है कि नहीं? तो क्या अगर हम नेगेटिव को यहाँ पे नजरअंदाज कर दें तो हमको F इक्वल टू क्या मिलने वाला है? के एक्स मिलने वाला है। F क्या है आपका? फोर्स इक्वल टू आप जानते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, है कि नहीं? तो F के जगह पे क्या आप ma लिख सकते हैं? इक्वल टू है। और क्या होने वाला है? अब
बताइए, ध्यान दीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यहां कौन? एक्स। ध्यान दीजिएगा, हम इधर लिख रहे हैं और एक्स बाई एक्सेलरेशन कौन? ए। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई होके एक्स के नीचे जा सकता है? ए इक्वल टू क्या मिला? एम बाई। बात पकड़ में आया कि डाउट है? नहीं। अगर ये बात समझ में आया तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा, एक्स क्या था? डिस्प्लेसमेंट। दिखाई देता है आपको? ए क्या है? एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर? एम के बराबर। एक्सेलरेशन किसके बराबर? ए के बराबर। तो क्या अब एक्स बाई ए यानी कि डिस्प्लेसमेंट बाई एक्सेलरेशन के बदले पे एम बाई ए लिख सकते हैं? बात समझ में आया? यस सर। ध्यान दीजिएगा, एम यहां पे क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, बॉडी, पार्टिकल्स जो भी बोले, और इसी के वजह से उस बॉडी पे क्या क्रिएट होता है? इनर्शिया क्रिएट होता है। अगर ये बॉडी है, इस बॉडी को हम हटा दें, समझ पा रही है, और स्प्रिंग को खींच दें तो वो ऑसिलेट नहीं करेगा। करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वहां पे इनर्शिया क्रिएट नहीं होगा। लेकिन ये ब्लॉक हमने रखा, इस ब्लॉक में क्या है? मास है, और मास की वजह से इसमें क्या क्रिएट होता है? इनर्शिया क्रिएट होता है, और इसी के कारण से ये क्या करने लगता है? ऑसिलेट करने लगता है। बात पकड़ में आया? तो क्या आप एम क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे इनर्शियल फैक्टर लिख सकते हैं। इनर्शिया का मतलब समझ में आता है? इनर्शिया क्यों उत्पन्न हुआ वहां पे? मास की वजह से। तो एम को क्या आप इनर्शियल फैक्टर लिख सकते हैं? मास की वजह से क्या वहां पे निकल के आ रहा है? इनर्शिया। तो एम के जगह पे आप लिख सकते हैं T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, एम के जगह में इनर्शियल फैक्टर बाई के क्या था आपका? स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट, ये लीजिए। इस तरह से आपको फॉर्मूला मिलता है। डाउट है? इधर कहां पे बताएं? इधर, इधर। स्प्रिंग अंडर SHM, ये हमारा क्या है? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन। जब आप स्प्रिंग में किसी ब्लॉक को लगा के रखे हैं तो वो हिल डुल नहीं रहा है। अब उसको ऑसिलेट कराने के लिए क्या करना होगा? एक तो धकेलना होगा या खींचना होगा। चलिए हम यहाँ पे क्या कर दिए? ब्लॉक को पकड़ के खींच दिए। कितना खींचे? x दूरी खींचे, मतलब x से जितना दूरी खींचे, मतलब मीन पोजीशन से जितना दूरी खींचे वो दूरी x है, मतलब वो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। जैसे हम इसको छोड़े तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स है अभी स्प्रिंग में, ये स्प्रिंग किधर आएगा? मतलब मीन पोजीशन की ओर आएगा। लेकिन मीन पोजीशन की ओर आते आते उसमें क्या जनरेट हो जाएगा? इनर्शिया। और इनर्शिया जनरेट होने के कारण से ये अपना मीन पोजीशन पे रुकेगा नहीं? रुकेगा नहीं? रुकेगा। वो किधर चलाएगा? पीछे की ओर। जैसे ही पीछे को आएगा तब फिर से ये किधर जाने खोजेगा? मीन पोजीशन की ओर। फिर आते आते क्या क्रिएट होगा? इनर्शिया। फिर आगे की ओर आएगा। इस तरह से वो क्या करने लगेगा? ऑसिलेट करने लगेगा। समझ पाई? अब यहाँ पे हमने क्या देखा? देखिए कि SHM होने के लिए 2 कंडीशन की आवश्यकता होती है। वो 2 कंडीशन हमारे पास में क्या क्या होती है? एक ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है? x। दूसरा कंडीशन क्या? F इज डायरेक्टेड टूवर्ड मीन पोजीशन। हमेशा जो फोर्स है उसका डायरेक्शन किधर होना चाहिए? मीन पोजीशन की ओर।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फोर्स किधर, मेन पोजीशन की ओर, जब इधर लगा तो फोर्स किधर, मेन पोजीशन की ओर। तो ये दोनों कंडीशन को क्या स्प्रिंग फ्लो कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखिए ये कंडीशन देखिए, F इक्वल टू माइनस के एक्स, के अगर हमारा क्या हुआ कांस्टेंट, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स। क्लियर? तो ये दोनों कंडीशन को स्प्रिंग क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, मतलब ये हमारा अंडर SHM है। क्लियर? इट मीन्स दिस मोशन ऑफ स्प्रिंग अंडर SHM। इसका मतलब ये हुआ कि स्प्रिंग का जो मोशन है वो किसके अंदर पे है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर है। वी ऑल्सो नो दैट, हम कल ये इक्वेशन निकाल चुके हैं, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन। फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए हम नेगलेक्ट को हटा दिए, नेगलेक्ट केवल हमारा अपोजिट को दिखाता है, मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखेंगे तो हमको माइनस से कोई मतलब नहीं है। अब ये भी जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। इस F के स्थान पे आप ma लिख सकते हैं, ma इक्वल टू क्या मिला, kx मिला, x बाई a इक्वल टू m बाई k। x क्या था, डिस्प्लेसमेंट, a क्या है, एक्सेलरेशन। देखिए डिस्प्लेसमेंट बाई एक्सेलरेशन, तो क्या इसके स्थान पे आप m बाई k लिख सकते हैं, m यानी मास ऑफ बॉडी, इसी की वजह से वहां पे इनर्शिया क्रिएट हुआ, इसलिए इस m को हम क्या नाम दिए, इनर्शियल फैक्टर, और ये हमारा क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। हो गया? यस सर। पेंडुलम अंडर SHM। अब बात करेंगे पेंडुलम के बारे में कि पेंडुलम क्या हमारा SHM में होता है। होने के लिए दो कंडीशन चाहिए। पहला कंडीशन क्या, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। दूसरा कंडीशन क्या, फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। ये दोनों कंडीशन को अगर पेंडुलम फुलफिल करता है तो ये भी अंडर SHM होगा, अगर फुलफिल नहीं करता है तो अंडर SHM नहीं होगा। यही बातें को हम लोग सीखेंगे। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा। ये आपका रिजिड सपोर्ट है। रिजिड सपोर्ट का मतलब समझ में आता है कि पेंडुलम को हम कोई कठोर चीज से क्या करते हैं, टांग देते हैं। ठीक, रिजिड का मतलब क्या होता है, कठोर। रिजिड सपोर्ट, इसमें किसको टांगे, पेंडुलम को, इस तरह से। क्लियर? अब जब तक हम इसको ऊपर की ओर नहीं उठाएंगे तब तक ये ओसिलेट नहीं करेगा। मीन पोजीशन से संभव है ही नहीं वेलोसिटी मोशन कराना। कल हम जब ग्राफ बना रहे थे, वेलोसिटी ग्राफ, तब भी हम आपको बताए थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से अंडर सिंपल हार्मोनिक मोशन वेलोसिटी क्रिएट नहीं कर सकता है कि नहीं? ये कर सकता है? नहीं। इसको अंडर SHM में लाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहां तक लाना होगा, है कि नहीं? अब इसका मीन पोजीशन से इसको यहां तक लेके गए, मतलब ये x है, डिस्प्लेस किए। अब इसको छोड़ेंगे तब ये किधर आएगा, मीन पोजीशन की ओर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है वो हमेशा किधर डायरेक्ट करता है, मीन पोजीशन की ओर डायरेक्ट करता है। अब जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 होगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, 0। लेकिन क्या उसका वेलोसिटी यहाँ पे रुकेगी? क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि इसमें इनर्शिया क्रिएट हो जाएगा। और इनर्शिया क्रिएट क्यों होगा? क्योंकि इसमें मास है, इसीलिए मास को हम लोग इनर्शियल फैक्टर कहते हैं। क्लियर? इधर भी आएगा इस तरह से।
जल्दी बनाइए। बन गया? जहां पे आप इसको क्या किए हैं, हैंग किए हैं, सपोर्ट दिए हैं, इस पॉइंट का नाम क्या दे देते हैं? ए। देखिए ये पॉइंट का नाम दे देते हैं बी, और इसका ये जो सेंटर है ना, इसका नाम दे देते हैं सी। ए बी सी। आपको पता है कि जब ये मास है तो इसका ऊपर की डायरेक्शन पे, यानी कि इस डायरेक्शन पे टेंशन लगता है। टेंशन एक प्रकार का क्या है? फोर्स है। क्लियर? इसको हम लोग साधारण भाषा में बोब कहते हैं। जो पेंडुलम के नीचे इतना बड़ा सा लगा होता है ना, उसको क्या कहते हैं? बोब कहा जाता है। बोब, जिसमें मास होता है, घड़ी वगैरह में भी देखी होगी। हो गया? ध्यान दीजिए, जब ये ऑसिलेट कर रहा है तो इसका मेन पोजीशन से जहां इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जा रहा है, उस दोनों के बीच में क्या बन रहा है? एक एंगल थीटा। इस एंगल को हम क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। ठीक? ये बोब है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? बोब। यानी कि ऑब्जेक्ट है तो इसमें क्या होगा? मास होगा, है कि नहीं? अगर मास है तो इस डायरेक्शन पे आपका क्या लगने वाला है? mg लगने वाला है। ठीक? अब ध्यान दीजिए, इसको हम आगे की ओर रिट्रेस कर देते हैं, और एक फोर्स किधर लग रहा है आपका? इधर। ये दोनों कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, है कि नहीं? अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या बना हुआ है? थीटा, है कि नहीं है? तो ये एंगल कितना? कितना? ये एंगल और ये एंगल में कोई फर्क है? ये आपका स्ट्रिंग देख रहे हैं, ये वाला है और ये वाला ये है, तो दोनों तो इक्वल है। अगर ये थीटा तो ये एंगल भी कितना? थीटा। हो गया? ये टेंशन ऊपर की ओर लग रहा है, इस टेंशन को बैलेंस कौन करेगा? mg cos ऑफ थीटा करेगा। लेकिन इस जो बॉडी है, बॉब है, उसको सेंटर की ओर, मेन पोजीशन की ओर कौन सा फोर्स लेके आएगा? mg साइन ऑफ थीटा। ये डिस्प्लेसमेंट को हम नीचे लिख देते हैं, x का मतलब यहाँ पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट। इधर कौन सा फोर्स लग रहा है आपका? mg साइन ऑफ थीटा। क्लियर? ये आपका A और ये क्या है? B। AB इक्वल टू क्या? L। L का मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि जो पेंडुलम का जो क्या होता है? रस्सी होता है ना, स्ट्रिंग, उसकी लंबाई, A से B का लंबाई। हो गया? C से B का लंबाई को हम मान लेते हैं R। R फॉर रेडियस। ये क्या है? गोली तो है, तो यहां से लेकर B का कितना दूरी? R। तो टोटल लेंथ ऑफ पेंडुलम कितना? टोटल लेंथ ऑफ पेंडुलम इक्वल टू L प्लस R। लेकिन L की अपेक्षा में R बहुत ही छोटा होता है, समझ पाई? इसलिए टोटल लेंथ ऑफ पेंडुलम हम क्या लेते हैं? केवल L लेते हैं। ये बातें ध्यान रखिएगा। L की अपेक्षा में R क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है, इसलिए हम वहां पे R को क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं, और केवल किसको पकड़ के चलते हैं? L को पकड़ के चलते हैं। बात पकड़ में आया? यस सर। जल्दी जल्दी नोट डाउन कीजिएगा। हो गया? ये जो आप स्ट्रिंग यूज किए हैं, ये कैसा स्ट्रिंग है? फ्लेक्सिबल।
मासलेस और अन स्ट्रेच, कि यहां पे मास है तब भी वो नीचे की ओर नहीं खिंचाएगा और उसका कोई भी मास नहीं होगा और क्या है, लचीला है, फ्लेक्सिबल है। समझ पाई? तभी आपका ये पेंडुलम पॉसिबल है, तभी आपका ये पेंडुलम क्या करेगा, लाइफ टाइम तक ऑसिलेट करते रहेगा। अगर यहाँ पे आप स्ट्रिंग लिए हैं वो स्ट्रेचेबल है, कि यहाँ पे जैसे आप मास लगाए तो क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया, तो वो लाइफ टाइम आपका मोशन नहीं करेगा। 2-4 बार ऐसा करने के बाद में क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे जो स्ट्रिंग यूज करते हैं वो स्ट्रिंग कैसा होना चाहिए, स्ट्रिंग इज फ्लेक्सिबल, लचीला। स्ट्रिंग इज फ्लेक्सिबल। और क्या होना चाहिए, इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल मतलब खिंचाव नहीं होना चाहिए। हो गया? एंड मासलेस, खुद में उसका कोई भी मास नहीं होना चाहिए। क्लियर? इसका मतलब समझ पाई होगी। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये स्ट्रिंग की, जो रस्सी हम टांगे हैं ना बोप को, उसकी। हो गया? Therefore, ये बॉक्स ऊपर गया तो किधर आया, मेन पोजीशन की ओर। क्यों मेन पोजीशन की ओर आया, क्यों मेन पोजीशन की ओर आया, रीस्टोरिंग फोर्स के कारण, है कि नहीं? तो लिखे हम देयरफॉर रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू, कौन है, फोर्स। फोर्स की वजह से ही हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स बोलिए या फोर्स बोलिए, हमेशा उसका डायरेक्शन किधर होता है, मेन पोजीशन की ओर, है कि नहीं? तो उस फोर्स को हम यहाँ पे क्या नाम दिए, रीस्टोरिंग फोर्स। यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स कौन है, mg cos थीटा, mg sin थीटा, mg sin थीटा। mg sin थीटा की वजह से ये बॉब मेन पोजीशन की ओर आ रहा है। तो फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू mg sin ऑफ थीटा। बात समझ में आया? डाउट है कहीं पे? अब इसको फोर्स है तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट लगता है, लगता है कि नहीं? इसलिए अगर आप इसको लिखना चाहें तो रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू माइनस mg साइन ऑफ थीटा भी लिख सकते हैं। बात समझिए यहां पे? yes, क्या रीस्टोरिंग फोर्स के जगह पे आप F लिख सकते हैं? F का क्या मतलब? फोर्स इक्वल टू माइनस mg साइन ऑफ थीटा। अब ये भी जानते हैं फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है? डाउट है? तब क्या हो सकता है F के जगह में? m a इक्वल टू माइनस mg साइन ऑफ थीटा। m से m कैंसल, a इक्वल टू क्या मिला आपको, माइनस g साइन ऑफ थीटा। हो गया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इफ थीटा, कौन सा थीटा की बात कर रहे हैं, ये थीटा देखिए है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर हमारा थीटा क्या हो, बहुत ही छोटा हो, तो थीटा सिमिलरली साइन ऑफ थीटा लिख सकते हैं।
क्लियर? यहाँ पे थीटा हमारा क्या हो, बहुत ही छोटा हो, तो थीटा किसके बराबर, साइन ऑफ थीटा के बराबर। हो गया? Therefore, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे थीटा यहाँ पे क्या है, एंगल। अगर हम इसको रेडियन पे एक्सप्रेस कर दें, किसमें एक्सप्रेस कर दें, रेडियन, ये थीटा हमारा एंगल ही तो है। इस थीटा को हम किसमें एक्सप्रेस कर दें, रेडियन में, तो आप जानते हैं एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। जानती है कि नहीं? थीटा क्या है यहाँ पे, एंगल, तो एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। चलिए, आर्क यहां कौन, दिमाग दौड़ाइए, एक्स है क्या, रेडियस, रेडियस आर है यहाँ। ये कैसा कैसा चक्कर लगा रहा है, गोल। अगर इसको पूरा चक्कर लगा दिए तो एक चक्कर लगाएगा, तो यहाँ पे आर कौन होगा, एल होगा। दिमाग में नहीं बैठा, आया नहीं पता? और एक बार, ये यहाँ पे इस तरह से पेंडुलम कर रहे हैं, ये कितना लंबाई है, एल है कि नहीं, इस तरह से। अगर आप इसको इस तरह से क्या कर दें, एक चक्कर लगा देते हैं, तो ये सर्कल बना, तो एल यहाँ पे क्या बना, उसका रेडियस बना, है कि नहीं? तब क्या मिलने वाला है आपको, थीटा इज इक्वल टू आर्क कितना, एक्स बाय एल। अब तो समझ में आया बात? यस सर। लिख लिए? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कहां पर है इक्वेशन फर्स्ट, ऊपर। ध्यान दीजिएगा, a इक्वल टू माइनस जी, क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा किसके बराबर, थीटा के बराबर, और थीटा किसके बराबर, एक्स बाई एल के बराबर, एक्स बाई एल के बराबर। तो लिख सकते हैं माइनस जी इंटू एक्स बाई एल। पूछना है क्या? नो सर। थोड़ी सी बातें, जी क्या है, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या जी बदलेगा, कांस्टेंट है? एल क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ पेंडुलम या स्ट्रिंग बोलिए, क्या उसका लेंथ बदलने वाला है? मतलब जी भी कांस्टेंट और एल भी कांस्टेंट। अगर जी कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, तो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्स, लेकिन उल्टा माइनस है ना? समझ पाई? ये सो किया, ये बात पकड़ी? इसका ये मतलब हुआ कि ये भी दो कंडीशन को शो किया। क्या कंडीशन को शो किया? फर्स्ट, यहां पे लिख दे रहे हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्स, और दूसरा कंडीशन क्या, F is directed toward mean position, mean position। लिख लिए? यस सर। बात पकड़ रही है? चलिए थोड़ा सा टाइम पीरियड, आपको पता है T इक्वल टू क्या जानते हैं, 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन।
होगा? यस सर। आपको ये रिलेशन दिखाई देता है? यस सर। निकालिए यहां से। डिस्प्लेसमेंट यहां पे कौन है? एक्स, ध्यान दीजिएगा। बाई एक्सेलरेशन कौन? ए। इक्वल टू क्या हो जाएगा? जल्दी, एल बाई, इधर देख रहे हैं, इधर देखो, इधर से निकाले। नहीं समझ में आया? आया। यहां आपका क्या है? एक्स। क्या ये एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप ए के बाई में लेके जा सकते हैं? तो आपको क्या मिलेगा? या मतलब ए को एक्स के बाई में लेके आइए और एल कहां पे चला जाएगा? एल बाई जी के अंदर। बात पकड़ी? तो ये ऐसा हम यहाँ पे क्यों किए समझ पाए तुम लोग? क्योंकि हमको ये रिलेशन चाहिए। क्या रिलेशन चाहिए? डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन। तो इस केस पे आपका डिस्प्लेसमेंट कौन है? एक्स। एक्सेलरेशन कौन है? ए। तो हमको क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन, यानी कि एक्स बाई ए चाहिए। जब हम इस रिलेशन से एक्स बाई ए निकाले तो हमको क्या मिला? एल बाई जी मिला। बात पकड़ी? यस सर। अगर x बाई ए इक्वल टू हमको l बाई जी मिला, इसका यह मतलब होता है कि t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट के जगह x के जगह में क्या लिखने वाले हैं? l बाई एक्सेलरेशन a के जगह में क्या लिखेंगे? g लिखेंगे। ये देखिए पेंडुलम, इसी को आप एक बार चेक द करेक्टनेस डायमेंशनल फार्मूला में पढ़ चुके हैं। t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। लेकिन आज हम इसको प्रूव कर दिए, यहां से फार्मूला निकल के आती है सामने। ठीक, कुछ छोटी छोटी क्वेश्चन आप पूरी तरह से सीख चुके हैं? सीखे ना अभी? यस सर। क्वेश्चन समझिएगा मेरा बात को। यहां पे मास देख रहे हैं? यस सर। इसका मास को हम 2 गुना कर दें, मेरा बात समझ पाई? यस सर। ये बॉब का मास है कि नहीं है? है। अगर इसका मास को हम क्या कर दें? 2 गुना कर दें, तो टाइम पीरियड कितना? जल्दी बताइए। और एक बार सवाल। ये अभी आप मास देख रहे हैं, हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर चुके हैं। 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये टाइम पीरियड है। किस समय के लिए? जब मास हमारा m हो तब के लिए। अगर हम इसका मास को 2 गुना कर दें, 2m कर दें, तो टाइम पीरियड कितना? बताओ। क्वेश्चन पकड़ी कि नहीं पकड़ी उसको पहले बताओ। क्वेश्चन पकड़ पाई या नहीं पकड़ पाई? नहीं पकड़ पाई। यहां पे मास हमारा मान के चलो 1 किलो है। इस बॉब का मास कितना? 1 kg। ठीक, 1 kg जब मास था तो हमको टाइम पीरियड क्या मिला था? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी मिला था। इसका मास को हम क्या कर दिए? 2 किलो कर दिए। तब इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना? कितना? नहीं पता? ये टाइम पीरियड में आपको कहीं पे मास दिखाई देता है? नो सर। दिखाई देता है यहाँ पे? ये टाइम पीरियड में कहीं पे मास? तो आप इसको 5 किलो भी दीजिएगा वजन, तब भी आपका टाइम पीरियड यही रहेगा। देखो लॉजिकल क्वेश्चन। कहां पे चेंज कीजिएगा आप? यहाँ पे टाइम पीरियड में मास आई ही नहीं। 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी है। टाइम पीरियड कब इफेक्ट करेगा? जब आप एल को बढ़ा देंगे, तब हमारा टाइम पीरियड बदलने वाला है कि नहीं? लेकिन मास को बढ़ाने से टाइम पीरियड बदलेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि हमारा टाइम पीरियड मास से कोई मतलब नहीं है। फॉर्मूला में हमारा मास नहीं है। बात पकड़ में आया? यस सर। लिख लो यहाँ पे। ऐसा क्वेश्चन कहां पे पूछा जाता है आप लोगों को पता है? जब आप नीट का एग्जाम पे बैठेंगे, जेई का एग्जाम पे बैठेंगे, तब इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा।
समझ पा रही है? एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन, अगर अंदर से पढ़ के गई है तो एकदम डिफिनेट निकल जाएगा। हमारा मास, क्वेश्चन क्या था कि मास हमारे पास में क्या था, m। m को हम कितना कर दिए थे, 2m। हाँ, तब टाइम पीरियड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यही तो हमारा क्वेश्चन था क्या? तो इसका आंसर क्या हुआ? क्या हुआ इसका? t will be same। होगा कि नहीं? यानी कि t will be same। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम पीरियड इज डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी। समझ में आया बात? कि टाइम पीरियड बॉडी के मास के ऊपर निर्भर नहीं करता है। लिख लीजिए, therefore time period does not depend on the mass। अब इसका ऑप्शन कैसा रहता? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, सेम। किसको मारती? 2 टाइम। 2 टाइम को मारती, हमको पता है। सेम को मारती। चलिए और एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन समझिएगा। इफ डिस्प्लेसमेंट इज मोर और लेस, अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट आप दिखाई देता है आपको, ये डिस्प्लेसमेंट को हम यहां तक लेके जाएं या डिस्प्लेसमेंट को यहां तक लेके जाएं, तो टाइम पीरियड कितना? चलिए पहले लिखिए, इफ डिस्प्लेसमेंट इज मोर और लेस देन टाइम पीरियड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा टाइम पीरियड पे? जल्दी, क्वेश्चन पकड़ा? क्वेश्चन समझ में नहीं आया? अब इस बॉब को ध्यान से समझिएगा। इस बॉब को अब यहां तक लेके गए, इसको यहां से यहां आने में 2 सेकेंड समझते हैं, ठीक? अगर आप इसको यहां तक यहां बढ़ा दिए तो इसको यहां से यहां आने में कितना समय, बढ़ाने और घटाने पर क्या हमारा टाइम पीरियड में क्या प्रभाव पड़ेगा? चेंज होगा या नहीं होगा? ये सवाल बताइए। होगा। हमने एक बार फिर से, इफ डिस्प्लेसमेंट इज मोर और लेस, अगर डिस्प्लेसमेंट को हम ज्यादा करते हैं या डिस्प्लेसमेंट को कम करते हैं तो टाइम पीरियड कितना? बताओ ना सुंदरी, कितना? क्वेश्चन पकड़ी कि नहीं पकड़ी? ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट दिखाई देता है, इस डिस्प्लेसमेंट को अगर हम छोटा कर दें, यानी कि इस बॉब को यहीं तक लेके ला के रखें या इस बॉब को पकड़ के हम यहां पर लेके जाएं, तो ये दोनों का टाइम पीरियड में क्या अंतर, कम ज्यादा, क्या क्या चेंजेस होगा? बताइए। कुछ चेंजेस आएगा? क्या आएगा? नहीं आएगा चेंजेस। टाइम इज सेम। डिस्प्लेसमेंट को घटाइए या डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाइए, टाइम पीरियड यहाँ पे चेंज नहीं होने वाली है। हम किसके आधार पे लिखे? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या? एक्स। क्या आपको यहाँ पे एक्स दिखाई देता है? नहीं। तो टाइम पीरियड भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इसका लॉजिक को समझिए कि जैसे आप यहाँ पे इसको लेके गए तो इसका डिस्प्लेसमेंट कम
डिस्प्लेसमेंट कम तो वेलोसिटी भी कम, फोर्स कम लगेगा तो वेलोसिटी कम। यहां आप इसको लेके गए, डिस्प्लेसमेंट बढ़ा तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ा तो फोर्स बढ़ा, फोर्स बढ़ा तो इसका वेलोसिटी ज्यादा। जितना समय में ये बॉब आपका यहाँ पे पहुंचेगा उतना ही समय में यहाँ का भी यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो टाइम पीरियड में कोई बदलाव हुआ नहीं। लिखिए, क्या लिखेंगे? टी विल सेम, यानी कि टाइम विल बी सेम। फिर क्या लिखेंगे? टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन दी डिस्प्लेसमेंट। लिख लीजिए यहां, डिस्प्लेसमेंट है तो टाइम कहां से बदलेगा है। चलिए, सेकेंड पेंडुलम। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम। सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है? सेकेंड पेंडुलम एक्चुअल में जो घड़ी में लगी होती है ना, हाँ, उसको कहते हैं सेकेंड पेंडुलम। कितना होता है टाइम पीरियड? जो सेकेंड ये कैसे बताएं? वो कट मतलब हैंडल देख रही है, वो सेकेंड काटा जिसको हम बोल सकते हैं, वो सेकेंड पेंडुलम वही है ना। तो उसका टाइम पीरियड कितना, बात समझ में आया? जानकारी के लिए बता दें, सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड, समझिएगा। हाँ हाँ, 2 सेकेंड। देखिए, ये आपका अंदर पे जो मशीन लगी हुई है, ये आपका हैंड है, सेकेंड हैंड, ठीक। देखिए क्या करता है वो, अंदर इधर से इसको मारा, ऐसा पार हुआ है, फिर और इधर आया और इसको इस तरह से मारा इधर, लेकिन वो एक ही डायरेक्शन पे क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। एक बार इधर जाने में 1 सेकेंड और इधर आने में 1 सेकेंड, तो टाइम पीरियड कितना? 2 सेकेंड। बात पकड़ी? हो गया? चलिए, थोड़ा सा टाइम पीरियड आपको पता है 2 पाई अंडर रूट L बाई जी निकाल चुके हैं। टाइम पीरियड कितना? 2 सेकेंड इक्वल टू 2 इंटू पाई 3.14 अंडर रूट L बाई जी का वैल्यू 9.8। आप जब इसको सोल्व कीजिएगा तो L का वैल्यू आपको मिलने वाली है कि नहीं? जब आप इसको सोल्व करेंगे तो लमसम आपका जो L का वैल्यू है वो वैल्यू कितना मिलता है? 1 मीटर मिलता है। इसीलिए जब भी हम पेंडुलम लेते हैं तो 1 मीटर स्ट्रिंग लेंथ के अनुसार पे उसमें वजन दिया जाता है। बात समझी?